देखिए केंचुए के मादा जननांग, नर जननांगों के बारे में कल बताया जा चुका है। अब देखिए आगे अध्ययन करना है केंचुए के मादा जननांग। इसमें मुख्य रूप से 4 अंगों के बारे में अध्ययन करना है। अंडाशय, अंडवाहिनी मुखिका, अंडवाहिनियां और शुक्रधानियां। मुख्य जननांग कौन सा हो जाएगा? अंडाशय। ये क्या है? अंडवाहिनी मुखिका, और तीसरा है अंडवाहिनी या अंडवाहिनियां, और चौथा है शुक्रधानी। तो जिस प्रकार से नर जननांगों में वृषण मुख्य नर जननांग होता है या मुख्य जननांग होता है, वैसे ही मादा जननांगों में मुख्य जननांग कौन सा हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, ओवरी। ठीक है। अब देखिए अंडाशय, इनकी स्थिति क्या है केंचुए में, कहाँ पे ये उपस्थित होते हैं? केंचुए के मुख्य मादा जनन अंग में केवल एक जोड़ी बड़े व सफेद अंडाशय ही होते हैं। थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते चलेंगे तो नर जननांगों में कितने जोड़ी वृषण होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 10वें और 11वें खंड में, 10वें और 11वें खंड में। ऐसे ही अंडाशय जो है, मादा जननांगों में अंडाशय जो है वो एक जोड़ी बड़े व सफेद अंडाशय होते हैं। ये 12वें व 13वें खंडों के बीच की जो अंतराखंडी जो पट होता है उसी में लगा रहता है, और तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर 13वें खंड की गुहा में लटके रहते हैं। जैसे ये 12वां खंड है, ये 12वां खंड है और ये 13वां खंड है। 12वां और 13वां खंड की जो अंतराखंडी पट जो है ये है, और ये क्या है? ये तंत्रिका रज्जु है। ये क्या है? ये तंत्रिका रज्जु है ना। और इस तरीके से उंगली जैसी संरचनाओं में है ये लटकी रहते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ा अंडाशय जो है वो 12वें 13वें खंड के अंतराखंडी पट से लगे रहते हैं, और 13वें खंड में ये लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक अंडाशय अनेक अंगुली जैसी प्रवर्धों का बना होता है, और प्रत्येक प्रवर्ध में परिपक्वनशील अंडाणुओं की एक पंक्ति होती है। इसे इसको बड़े स्तर पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 उंगली जैसी प्रवर्ध ये है, तो ये अंडाशय हो जाएंगे। इसमें जो है अंडाशय भरे रहते हैं। ऐसे ये उंगली जैसी अगर प्रवर्ध इसको मान लें, ठीक है, तो इसमें जो है इस तरीके से ये अंडाशय भरे रहते हैं। ठीक है। जितना इधर को ये अंडाशय ये परिपक्व है, जो परिपक्व होते जाते वो यहाँ से निकलते जाते हैं, यहाँ से जो परिपक्व होते जाते हैं वो यहाँ से ये कोशिकाएं निकलती जाती हैं। समझ गए? तो परिपक्व जितने भी परिपक्व होते आएंगे, धीरे धीरे अंडाणु जो होते हैं वो इन उंगली जैसी प्रवर्धों से निकलते चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अंडवाहिनी मुखिका। तो ये क्या हो जाएगी? अंडवाहिनी मुखिका। इस तरीके से ये क्या है? अंडवाहिनी मुखिका। क्योंकि 14वें खंड में ही क्या होता है? 14वें खंड में क्या होता है? मादा जनन छिद्र होता है। ये क्या है? मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र। ठीक है, ये मादा जनन छिद्र है, और ये अंडवाहिनी मुखिका है। अंडाशय निकल कर, अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी मुखिका में, ये क्या है? अंडवाहिनी मुखिका, और ये छोटी सी क्या है? अंडवाहिनी। समझ गए? ये छोटी सी क्या है? यहां से यहां तक अंडवाहिनी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अंडवाहिनी मुखिका 13वें खंड में अंडाशयों के नीचे एक जोड़ी रोमाभित तथा कीप के आकार की अंडवाहिनी मुखिकाएं स्थित होती हैं।
कैसी होती है? रोमाभी होती है। रोमाभी मतलब सुन रहे हो? हाँ, ये रोम पाए जाते हैं जो कि ये आपस में चलते रहते हैं, इससे जो है ये अंडाणु जो है वो नीचे खिसकते जाते हैं। तो अंडवाहिनी मुखिका जो होती है वो रोमाभी होती है और प्रत्येक अंडाशय के नीचे से प्रारंभ होकर अंडवाहिनी मुखिका 13वें खंड में ही उपस्थित अंडवाहिनी में खुलती है। ये क्या है? ये अंडवाहिनी, अंडाशय मुखिका हो गई और इसके नीचे का भाग क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 13वें ही खंड में अंडवाहिनी मुखिका कहाँ खुल रही है? अंडवाहिनी में खुल रही है। अब देखते हैं अंडवाहिनी की बात, ओविडक्ट इसको बोलते हैं। 13वें खंड में ही प्रत्येक अंडवाहिनी मुखिका के नीचे एक छोटी सी अंडवाहिनी होती है। ये क्या है? छोटी सी अंडवाहिनी है 13वें खंड में ही। दोनों ओर की अंडवाहिनियां 13वें तथा 14वें खंड की अंतराखंडी पट को भेद करके, 13वां और 14वें का अंतराखंडी पट ये हो गया ना, ये दोनों जो है इस अंतराखंडी पट को भेद करके और 14वें खंड में एक छिद्र के रूप में खुलते हैं। 14वें खंड में पहुंचकर एक छोटी व चौड़ी एक सामान्य अंडवाहिनी बनती है। इसे ये जो है अंडवाहिनी, एक ये आई, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई, तो थोड़ी सी आपस में मिलती है यहाँ पे और इस तरीके से मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सामान्य अंडवाहिनी हो जाएगी। सामान्य अंडवाहिनी मतलब कॉमन मतलब इसका और इसका दोनों मिला करके बना है ना। जी सर, ठीक है। तो कॉमन ओविडक्ट हो जाएगा। या 14वें खंड के अधर तल पर एक अकेले मादा जनन छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मादा जनन छिद्र है, ठीक है, इसके रूप में बाहर खुलती है। तो इस प्रकार से जो है समझिए 13वें और 14वें खंड में ही मादा जननांग समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। जबकि नर जननांग कहाँ थे? 10वें खंड से शुरू किए थे। 10वें 11वें में क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। 11वें 12वें में शुक्राशय पाए जाते हैं, ठीक है, और वृषण कोष भी इसी में पाए जाते हैं। फिर अंडवाहिनी मुखिका 10वें से शुरू होगी, ठीक है, कहाँ जाएगी? 14वें खंड तक जाएगी। और उधर 11वें से शुरू होगी, वो भी 14वें खंड तक जाएगी। रोस्टर ग्रंथि इसमें होती है 16 से लेकर के 21वें खंड तक, तो उसका ज़्यादा विस्तार होता है। क्यों विस्तार होता है? क्योंकि उसका जो नर जनन छिद्र है कौन से खंड में है? 18वें खंड में है, ठीक है। और इसमें 13वें खंड से लेकर के 14वें खंड तक इसके पूरे मादा जननांग समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ इसमें अलग से जो कुछ दूरी पर पाए जाते हैं वो शुक्रधानियां हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 5वें 6ठे अंतराखंडी पट से शुरू होती है। ये मान लिया 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 5वां छठा ये हो जाएगा। यहाँ पर एक जोड़ी शुक्रधानी 7वें 8वें पर, 5वें 6ठे पर हो गया, 6ठे 7वें पर हो गया, 7वें 8वें पर हो गया और 8वें 9वें पर हो गया। तो ये शुक्रधानी के छिद्र होते हैं। तो अगला चौथा जो इसका जननांग है शुक्रधानियां या शुक्रग्राहिकाएं इसको बोलते हैं, इस पर मैथकी कहते हैं। शुक्रधानी या इस पर मैथकी। फ्लास्क के आकार के 4 जोड़ी शुक्रधानियां ग्रास नली के दोनों ओर अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहीं पे ग्रास नली भी होती है, ये तंत्रिका में चला जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? जो पीछे की ओर क्या है? इसके पृष्ठ में ग्रास नली है, तो उसके दोनों ओर ये शुक्रधानियां होती हैं। और शुक्रधानियों की जो संरचना होती है, ये छिद्र हो गया और अंदर की ओर इस तरीके से ये होती हैं, समझ गए? प्रत्येक शुक्रधानियां अंदर की ओर मटकी जैसी संरचनाएं होती हैं, इस तरीके से होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये शुक्रधानियां बनी होती है। थोड़ा नीचे की ओर लटकती हुई होती हैं ये, है इस तरीके से, है। तो ये जो है इस संरचना में होते हैं। 6ठे 7वें तथा 8वें खंडों में लगी रहती हैं। पर 5, 6 वाली जो है 5, 6 पट पाएगा तो 6ठे खंड में, 6, 7 पट 7वें खंड में, 8 और 9 पे 7, 8 वाले 8वें पट में 8वें खंड में और 8 और 9 वाला 9वें खंड में ये उपस्थित होती हैं। ये मटकी जैसी संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्रधानी में बड़ी नाशपाती के आकार की एक एम्पुला होती है, ठीक है। इसमें जो ये भाग होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं,
और इसको क्या कहते हैं, अंधवर्ध कहते हैं। ठीक है, अंधवर्ध और एम्पुला, दो भाग इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये शुक्रधानी छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती हैं। ये छिद्र जो है, ये छिद्र है, ये छिद्र जो है ये छिद्रों के रूप में बाहर निकलती हैं। ये 4 जोड़े छिद्र अधर पार्श्व दिशा में 5वें से लेकर के 9वें खंड के अंतराखंडीय खांचों में स्थित होते हैं। शुक्रधानियों का कार्य क्या है, मैथुन काल के समय एक दूसरे के जो है शुक्राणु प्राप्त करना होता है। ठीक है, एक केचुआ दूसरे केचुए का शुक्राणु प्राप्त करेगा, शुक्राणु उसी में स्टोर हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ये शुक्राणु अंधवर्ध में एकत्रित होते हैं। ये शुक्राणु जो आते हैं कहाँ एकत्रित होते हैं, अंधवर्ध में आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अंडाशयों में परिपक्व अंडवाहिनियों द्वारा 14वें खंड में पहुंचकर मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर जो है निकला करते हैं। तो यहां पर जो है पहले यहां पर आकर के शुक्राणु भर दिए जाते हैं। क्यों, कल बताए थे कि इसमें डाइकोगेमी कंडीशन पाई जाती है। डाइकोगेमी समझ रहे हो, भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता या तो अंडाणु पहले परिपक्व होंगे या शुक्राणु पहले परिपक्व होंगे। तो इसमें कौन सा पहले परिपक्व होता है, शुक्राणु पहले परिपक्व होता है। ठीक है, इसमें शुक्राणु पहले परिपक्व होता है तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एक प्रोटोजिनी बताए थे, एक प्रोटैंड्री बताए थे। तो प्रोटैंड्री कंडीशन पाई जाती है। प्रोटैंड्री कंडीशन में क्या होता है कि नर जननांग पहले परिपक्व हो जाते हैं। प्रोटोजिनी में क्या होता है, मादा जननांग पहले परिपक्व होते हैं। तो इसमें कंडीशन कैसी पाई जाती है, प्रोटैंड्री कंडीशन पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये इसके मादा जननांग हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में इसके मैथुन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से मैथुन करते हैं। साथ में इन सभी अंगों की जो है क्रियाएं बता दी जाएंगी, किस प्रकार से क्रिया करती हैं।